दिस इज ए स्टैटिस्टिक्स फेब्रुअरी 2019 का डेटा को पब्लिश किया हुआ था बिजनेस इनसाइडर ने, एंड दिस इज डेटा फ्रॉम चाइनीज सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन. दिस इज ए death rate of COVID-19 patient with pre-existing condition. And if you focus here, people who never had any health issues, underlying health issues, तो ये 72,000, ओके, 72,000 केसेस का ऊपर ये स्टैटिस्टिक्स है. पीपल हु डिड नॉट हैव एनी हेल्थ इश्यूज अंडरलाइंग प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस, वहां पे डेथ रेट लेस देन 1% था. बट लुक एट द पीपल, जो डेथ रेट था उसमें से पीपल हैविंग हार्ट डिजीज वेर 10%. ओके, 100 में से 10 लोग. डायबिटीज 7.3, chronic respiratory disease or blood pressure and cancer, they are from 5 to 6%. So this is when people were having underlying health conditions. जो लोगों का कोई health condition नहीं था, just they are got affected, whether it is young or adult or whoever it is, so the death rate was much less. Here is the statistics. This is the statistics of my 1000 plus clients, जिनके साथ मैं पिछले 4.5 साल से काम कर चुका हूं. अगर आप देखोगे जितने लोग मेरे पास आए हैं उसमें से almost 60 to 65% have come to me with abdominal obesity primarily. But कुछ लोगों को पता है एब्डोमिनल ओबेसिटी के साथ उनका प्रॉब्लम था, फैटी लिवर का हो सकता है, डायबिटीज का हो सकता है, सब. बट देयर आर सो मेनी पीपल दे वर नॉट अवेयर ऑफ दिस. इट इज ओनली व्हेन आई आस्क देम टू गेट द डिटेल चेक रिपोर्ट, तब उनको मैंने बताया कि देखो आपका रिपोर्ट में ये भी है, आपने कभी ध्यान दिया है? इसका एक प्रॉब्लम है. इसका प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में हम अपना हेल्थ को ओबेसिटी के साथ जोड़ लेते हैं, वेट के साथ जोड़ लेते हैं. अगर वेट ठीक है तो हमें लगता है हम फिट है, लेकिन अंडरलाइन उसको हम इग्नोर कर देते हैं. जैसे फैटी लिवर, 90% ऑफ पीपल जिनका फैटी लिवर है उनको पता भी नहीं है, एंड अदरवाइज दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट फैटी लिवर. बट अगर आप एड्रेस नहीं करोगे तो इट विल लीड्स टू सम अदर क्रॉनिक थिंग्स. पीपल वेर हैविंग पीसीओएस, पीसीओडी, हाइपोथायरॉयडिज्म, माइग्रेन एंड ऑल, सारे कॉमन चीजें हैं आज की तारीख में, वेरी कॉमन, एंड वी नीड टू एड्रेस दिस. एंड बिलीव मी, medicine cannot cure all these things. It is the only medicine for all these conditions are your food and food. See, all these things, irrespective of whether it is obesity, fatty liver, diabetes, hypertension, cholesterol or thyroid functions. Okay, so इसको हम आज डिजीज समझते हैं, और डिजीज बोल के हम इंडिविजुअली डॉक्टर के पास जाते हैं और गोलियां लेते हैं. क्या होता है वो गोलियों से? ये पर्टिकुलर कंडीशन का जो भी ब्लड रिपोर्ट में आता है वैल्यूज, वो नीचे हो जाता है, ठीक है, एंड हम खुश हो जाते हैं. बट सिर्फ वो ब्लड रिपोर्ट में वैल्यू नीचे आना और उससे हम खुश हो जाना, इससे क्योर तो हो नहीं रहा है, वो मेंटेन हो रहा है. सो बेसिकली वी आर जस्ट एड्रेसिंग द सिम्टम्स ऑफ दैट, whereas the root cause is somewhere else. We are not treating the root cause. So root cause को अगर हम ट्रीट करेंगे तो हम ये सब चीजों से इकट्ठे बाहर आ सकते हैं. So this is what we need to see the root cause and address, ना कि हम सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स को देख के उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे. अगर वो करेंगे तो हम कभी उस कंडीशन से बाहर आ नहीं सकते. नाउ ये स्लाइड का मतलब ये है कि देखो, इसमें एक एनालॉजी है. एनालॉजी ये है कि अगर आप एक हरी भरी मैदान में खड़े हो, ठीक है, हरित भरी मैदान में खड़े हो, तो आपको ये ऊपर का जो स्काई है, जहां पे एयर है, उस एयर में कितना पॉल्यूशन है या कितना क्लीन है आपको नहीं नजर आ रहा है. बस आप खड़े हो, सांस ले रहे हो, खड़े हो. जो आपको फिजिकली दिख रहा है वो दिख रहा है ये जो पेड़ पौधे, ग्रास, ग्रीनर पैस्चर, वही आपको दिखाई दे रहा है. आपको ये भी नहीं दिखाई जा रहा है कि जमीन के नीचे का कंडीशन क्या है. अगर ये ग्रीन होगा, कितना फर्टाइल होगा, कितना ग्रीन होगा, कितने पेड़ पौधे होंगे, कितना हरी भरी होगा, या कितना बंजर होगा, ये डिपेंड करता है दो चीजों के ऊपर. एक है आपका ये एनवायरमेंट, एंड नीचे का आपका रॉक एंड सॉइल का कंडीशंस, राइट. हमारा बॉडी के साथ वही हो रहा है. टुडे वी आर लुकिंग ओनली थिंग विच इज इन आवर हैंड. ओके, या तो उसमें से एक जो सबसे मोस्ट कॉमन है वो है एब्डोमिनल ओबेसिटी. एंड अनफॉर्चुनेटली हम सारे लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल, ओबेसिटी या फिर थोड़ा सा मोटापा या पतला होना, वट एवर इट इज द फिजिकल कंडीशन ऑफ आवर बॉडी, हम उसी से एक अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि हम कितना हेल्दी है या कितना अनहेल्दी है, ठीक है. जबकि आपका मोटा होना या पतला होना इज नॉट ए राइट इंडिकेटर फॉर योर हेल्थ. ना राइट. उसके बियॉन्ड अगर हम देखते हैं तो क्या देखते हैं? हम देखते हैं किसी को डायबिटीज हुआ, डॉक्टर के पास चले गए, वो डायबिटीज का दवाई शुरू कर देता है. किसी को कोलेस्ट्रॉल का इशू है, वहां पे आप डॉक्टर के पास गए, वो कुछ दवाई दे देता है, ये दब जाता है, नीचे चला जाता है, आप खुश हो जाते हो. सेम गोज विथ योर ब्लड प्रेशर, सेम गोज विथ योर फैटी लिवर, सेम गोज विथ योर थायराइड, ब्ला ब्ला ब्ला. नाउ ये क्या है?
एक छोटी सी जगह पे आपका बंजर बन गया या पेड़ पौधे मर गए, तो आप उसी को खुदाई कर लिया, वहां से उस पेड़ पौधे को हटा दिया, नया पेड़ लगाने की कोशिश किया। लेकिन हो सकता है वो बच जाए, हो सकता है वो फिर दोबारा मर जाए, फिर आप दोबारा वही चीज रिपीट 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 करोगे। नाउ द थिंग इज व्हेन यू ट्राई टू एड्रेस दीज इंडिविजुअल सिस्टम्स विथ मेडिसिन, क्या होगा? जब तक दवाई दे रहे हो तब तक ठीक है, जब दवाई बंद हो गया, आज तक आपने कभी सुना है किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को डायबिटीज, किसी का कोलेस्ट्रॉल का दवाई जिसका शुरू हुआ है उसका दवाई कभी बंद हुआ? सुना है? दवाई जिंदगी भर चलता रहता है, और आपको ये साथ में बोला जाता है कि आपको जिंदगी भर इसको लेना है, अगर ये दवाई छोड़ दोगे तो ये बीमारी दोबारा आ जाएगा। इस करेक्ट, 100% करेक्ट। डॉक्टर का ये स्टेटमेंट 100% करेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि that दवाई is meant to address these symptoms, not beyond these symptoms। क्योंकि सिम्टम्स के नीचे का जो रूट कॉज है वो तो कहीं और छुपा हुआ है, उसके लिए वो दवाई बना ही नहीं है। तो जो दो रूट कॉज है फॉर 90% ऑफ हेल्थ इश्यूज इंक्लूडिंग कैंसर, हार्ट अटैक, जो भी नाम आप ले लो, ओके, आज की तारीख का जितना मॉडर्न बीमारियां हैं, दैट इंक्लूड्स नींद नहीं होना, इनसोम्निया, स्लीपलेसनेस, मतलब आज सिंपल एज दैट एज ए बीमारी टू द आज डेंजरस आज हार्ट अटैक एंड कैंसर, ये सबका रूट कॉज दो ही है जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं। एक है इन्फ्लामेशन, दूसरा है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इन्फ्लामेशन, क्योंकि इन्फ्लामेशन इज समथिंग which is really really dangerous। आज की तारीख में नो बॉडी इज टॉकिंग अबाउट इन्फ्लामेशन, ना तो इन्फ्लामेशन की बात हो रही है, ना तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात हो रही है ना। इन्फ्लामेशन की जब हम बातें करते हैं, इन्फ्लामेशन को मैं अगर सिंपलिस्टिक लैंग्वेज में समझाऊं तो इट इज द फायर विद इन, ओके, वो जो अंदर से आपको पूरा जला रहा है। बॉडी के अंदर सिस्टम है, फायर फाइटर मौजूद है उस इन्फ्लामेशन को डाउन करने के लिए। क्या हमें उस फायर फाइटर का पहचान है? हम अगर हम उसको पहचान लेते तो अंदर का जो इन्फ्लामेशन है हम उसको काउंटर कर सकते हैं ना। इन्फ्लामेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द डिजीजेस। इट्स बेसिकली बॉडीज रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। नाउ व्हेन आई से स्ट्रेस, इट्स स्ट्रेस कुड बी फिजिकल, केमिकल एंड इमोशनल। नाउ फिजिकल स्ट्रेस क्या है? फिजिकल स्ट्रेस कोई इंजुरी होता है, आपको इंजुरी होता है तो बॉडी इन्फ्लेम्ड होता है, ओके, आपका कुछ एक आप गिर जाते हो, हड्डी टूटती है, कोई भी फिजिकल एक्सीडेंट होता है तो उससे भी बॉडी में इन्फ्लामेशन होती है। या एक्सरसाइज अगर सपोज करते हो, इतना ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, आप बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहे हो, तो उससे भी इन्फ्लामेशन होता है। सो दैट इज द फिजिकल स्ट्रेस ऑफ द बॉडी। देन कम्स योर केमिकल स्ट्रेस। केमिकल स्ट्रेस इज ऑल द फूड दैट यू आर इंजेस्टिंग इनसाइड योर बॉडी, इंक्लूडिंग जंक फूड एंड ड्रिंक्स एंड अल्कोहल। They are all changing your biochemical composition of inside your body, environment को खराब करता है। So that is called chemical stress। And then emotional stress, we all know emotional stress। हम जो यहाँ से जो दिमाग खराब होता है, जो हम बहुत ज्यादा चीजों के पीछे भागते हैं जो हमें नहीं मिलता है, तो उसको इमोशनल स्ट्रेस। स्ट्रेस कहीं से भी आए तो उसका एक रेस्पॉन्स होता है बॉडी का, एंड दैट रेस्पॉन्स में बॉडी होता है इन्फ्लेम्ड ना। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इज कॉज्ड बाय मेनी रीजंस। व्हेन आई से मेनी रीजंस, स्लीप है, एक्सरसाइज नहीं करना है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो ये सारी चीजें हैं, स्ट्रेस है। बट द मेजर कंट्रीब्यूटर इज योर डाइट। इट्स इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई प्रो इन्फ्लेमेटरी and anti-inflammatory। Pro-inflammatory is that which is basically contributing to inflammation in the body, and then anti-inflammatory, so that you can eat more of anti-inflammatory food so that your body can heal by itself। Those are your body's natural firefighter। So यहाँ पे मैंने लिखा है anti-inflammatory food, exercise, disciplined lifestyle। When I say disciplined lifestyle, ईटिंग टाइम, स्लीपिंग टाइम्स, इसको करेक्ट करना जरूरी है। मे बी थोड़ा सा योगा एंड प्राणायाम करना चाहिए आपको, आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को काउंटर करने के लिए। सो ये सारे चीजें आपका बॉडी का नेचुरल फायर फाइटर है, इसको आपको एक्टिवेट करना जरूरी है। नाउ the food that contributes to inflammation। Now inflammation is contributed by many factors including your stress, ना सोना ठीक से, आपका टेंशन होना, ये सारा चीज तो है ही है लाइफस्टाइल पॉइंट ऑफ व्यू से। बट जो मेजर चीज जो कंट्रीब्यूट करता है इन्फ्लामेशन को है फूड। और किस तरह का फूड यहाँ पे लिस्टेड है? शुगर, ठीक है, रिफाइंड ऑयल, कॉमन कुकिंग ऑयल, मतलब ये रिफाइंड ऑयल की बात कर रहे हैं। ट्रांस फैट, जो जितने जंक फूड में आ रहा है। डेयरी प्रोडक्ट, प्राइमरीली मिल्क, रेड मीट एंड प्रोसेस्ड मीट। अल्कोहल, रिफाइंड ग्रेन्स विच इज मैदा, बेसन, इस टाइप का आटा, आज की तारीख का आटा जो मार्केट में मिल रहा है वो मैदा ही है, या फिर फॉर दैट मैटर व्हाइट राइस इज ऑल्सो ए रिफाइंड ग्रेन। एंड देन आर्टिफिशियल फूड एडिटिव्स। यहाँ पे जो एक फैक्टर मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है WHO का 2006 का रिपोर्ट है। दिस सेज 12.9 million people worldwide died from some form of cardiovascular disease in 2004।
each year, the World Cancer Research Fund estimates that some 8 million people died from cancer. Heart disease and cancer, the deadly manifestation of chronic inflammation, are expected to remain as the leading cause of death in developed countries of more many years to come. Inflammation को हम मेजर कैसे करेंगे वो आपको बताने से पहले एक और दिखाऊंगा मैं. दिस इज अ WHO जर्नल फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जहाँ पे हार्ट डिजीज एंड कैंसर के बारे में बात किया गया है. यहाँ पे भी यही चीज मेंशन है. With regard to common molecular pathway, chronic inflammation and oxidative stress are likely candidates for cardiovascular disease and cancer. क्या इसके बारे में एक मेजरमेंट है? Yes, है. Unfortunately, no one is talking about this. ठीक है? And when I say no one, आप समझ जाना चाहिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ. ठीक है? Yes, the two, in fact two नहीं, 3 major टेस्ट होता है. 2 होता है general inflammation in the body and third one is the liver inflammation. The first is HSCRP. ये एक टेस्ट होता है. अनफॉर्चुनेटली अगर बाय डिफॉल्ट जो टेस्ट होता है हेल्थ चेकअप में वहां पे ये नहीं होता है. आपको बताना पड़ेगा कि मेरे को एडिशनली HSCRP करना है. एक पैरामीटर्स होता है हाई सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट. मोस्ट आइडियली मोस्ट आइडियली इट हैज टू बी लेस देन 1. बट इंडियन कंडीशन में हम जिस तरह से खाना खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, तला हुआ चीजें खा रहे हैं, रोटी चावल ओवरडू कर रहे हैं, तो अगर आप 1 to 3 के बीच में आते हो तो भी ओके है. But if it is beyond 3, then आपको you have to pull up your socks. And believe me, मेरे पास लोग आते हैं, कोई मोटा नहीं है, कोई डायबिटीज नहीं है, थोड़े से हल्के से पेट निकला हुआ है और सब कुछ है. इनका इन्फ्लेमेशन 10, 11, 12, 13. लोग आते हैं जो काफी क्रॉनिकली ओबेस है, हेवी डायबिटिक है, कोलेस्ट्रॉल इशू है, 30, 35. चलता फिरता लास्ट में बोलता हूं उनको, कभी टपक जाएंगे समझ नहीं आएगा. So we all need to check this. The second parameter is called ESR, erythrocyte sedimentary rate. Okay, ESR. और ये एक टेस्ट होता है, ये आपको कॉमन लिवर प्रोफाइल टेस्ट में मिल जाता है. I mean, जो आपका लिवर फंक्शन एंड कॉमन टेस्ट होता है उसके अंदर कुछ में होता है, कुछ टेस्ट में. ना इसका जो रेंज है 0 to 15 के बीच में होना चाहिए. इसके बियॉन्ड जाएगा तो फिर वो डेंजरस है. ठीक है. एंड तीसरा जो है हमारा लिवर इन्फ्लामेशन देखने के लिए, ये आपका लिवर प्रोफाइल या लिवर फंक्शन में आपको अल्कलाइन फॉस्फेट का होता है पैरामीटर्स. ये होता है बाय डिफॉल्ट जो लिवर फंक्शन करता है तो उसमें होता है, बट मेनी पीपल डू नॉट नो अबाउट इट. सो 30 to 120 के अंदर ये होना चाहिए. द क्लोजर इट इज टुवर्ड्स 30 इज मच बेटर. इवन इफ इट इज गोइंग 100, 110, दो ये रेंज पे आ रहा है, डॉक्टर देख के ओके कर देगा, बट यू शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड. योर गोल हैज टू बी ब्रिंगिंग दैट नंबर टू एज क्लोज एज टुवर्ड्स 30. अगर ज्यादा है तो दैट मीन्स यू आर अब्यूजिंग योर लिवर एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ लिवर. इंसुलिन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग इन टर्म्स ऑफ ओबेसिटी. जो एक्स्ट्रा बॉडी में फैट आ रहा है, जरूरी नहीं है कि खाली टमी में फैट आ रहा है. देयर आर सो मेनी पीपल फ्लैटर टमी है लेकिन फिर भी उनका बॉडी में एक्स्ट्रा बॉडी फैट है. आज ए मेल, अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज 20% से ज्यादा है, 20% अबव इज हाई बॉडी फैट परसेंटेज. हैविंग सेड दैट, बहुत ज्यादा लो बॉडी फैट अगर है बट आपका मसल मास कम है तो भी इट इज नॉट ए गुड साइन. ओके, आप बॉडी फैट तो नीचे कर सकते हो लेकिन साथ में अगर मसल नहीं है तो आप बहुत ज्यादा मालनोरिश्ड लगोगे. ओबेसिटी है, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, इन्फ्लामेशन, डिस्लेमिपेडिया इज नथिंग बट हाई कोलेस्ट्रॉल, एंड देन ऑफ कोर्स योर क्रेविंग्स फॉर शुगर एंड कार्ब्स बढ़ जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस से. इसके सिवा फीमेल का बॉडी में पॉलीसिस्टिक ओवारिक सिंड्रोम, व्हिच बेसिकली अगर unaddressed रहेगा तो इट्स टेक्स यू टू द कंडीशन कॉल्ड PCOD, एंड PCOD अल्टीमेटली लीड्स टू इनफर्टिलिटी. और आज की तारीख में देखो जितनी शहरी फीमेल और गर्ल्स और जो रहे, ये जो इनफर्टिलाइजेशन का जो इश्यूज है, बच्चे ठीक से पैदा नहीं हो रहे तो IVF, IVH क्या क्या वो सब करने जा रहे हैं, ये सब ये मॉडर्न अर्बन फेनोमेना है. गांव में तो ये सब नहीं होता इतना, ये पहले जमाने में नहीं होता था. दिस इज हैपनिंग नाउ. द रीजन इज आवर बॉडी इज गेटिंग इनटू इंसुलिन रेजिस्टेंस एज अर्ली एज 18, 20, 25. जो पहले के जमाने में 50, 60, 70 साल में होता था, आज वो 25 साल में हो रहा है. मेरे पास लड़के लड़कियां आते हैं 18, 20, 22 साल के, बॉडी कंप्लीटली इंसुलिन रेजिस्टेंस. एंड इसका भी टेस्ट है. इसको इंसुलिन, जैसे हम ब्लड टेस्ट करने जाते हैं तो एक ब्लड फास्टिंग टेस्ट होता है, फास्टिंग ब्लड शुगर होता है, वैसे एक फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट होता है. नाउ विद देयर इज अ पैरामीटर कॉल्ड HOMA-IR. इसका कैलकुलेशन होता है फास्टिंग इंसुलिन एंड फास्टिंग ब्लड शुगर का एक रेशियो देख के. अगर वो रेशियो 2.6 से नीचे रहेगा तो दैट मींस यू आर इन ए गुड जोन, इंसुलिन सेंसिटिव जोन. अगर 2.6 से ऊपर जा रहा है तो फिर आप बहुत ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस हो. तो कितना ज्यादा हो, मेरे पास लोग आते हैं उनका वो रेशियो 12, 13, 14, 2.6 से नीचे होना चाहिए. इंसुलिन रेजिस्टेंस इज ए कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर इन ह्यूमंस.
Unfortunately, no one is talking about this. Sugar हमारा रेंज होना चाहिए 70 mg per dl to 140 mg per dl, which is 3.5 grams sugar per 5 liter to 7 grams sugar per 5 liters. So ये हमारा रेंज होना चाहिए. Unfortunately, we are ingesting too much of carbohydrate, which is spiking too much of glucose in the body. And we eat king size breakfast, lunch and dinner in which king size carbohydrate, and as a result body में 24/7 insulin रहता है, and which basically leads to the condition of इंसुलिन रेजिस्टेंस. नाउ कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस इसलिए हो रहा है क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है. कार्बोहाइड्रेट का रिक्वायरमेंट जो है वो टिल बॉडी इज फिजिकली ग्रोइंग. वंस यू रीच योर एडल्टहुड, your body's requirement of protein, fat along with micronutrients increases multifold. Okay, so unfortunately अभी तक हमने प्रोटीन और फैट की तरफ ना तो ध्यान दिया था, ना तो माइक्रोन्यूट्रिएंट की तरफ ध्यान दिया था. सो विथ ऑल द नॉलेज राइट नाउ योर फोकस इज स्लोली चेंजिंग. Less focus on carbohydrate and more focus on protein, fat and micronutrients, that is primarily coming from nuts, seeds and vegetables. So आपका food plate में vegetables तो 50 to 60 to 70% होना जरूरी है. Again, insulin resistance directly क्या क्या करता है? Reduced sensitivity of cells response towards insulin. So that is what is insulin resistance is called concern. Reduced efficiency of insulin to convert glucose to glycogen. Reduced efficiency of insulin in glycogen to fatty acid conversion. As a result, free glucose in blood होता है तो diabetes होता है. Free fatty acids in blood, elevated cholesterol होता है. More insulin, more fat storage, abdominal obesity बढ़ता है. एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल, इंक्रीज ब्लड विस्कोसिटी, ब्लड प्रेशर होता है. हाई इंसुलिन नाइट्रिक ऑक्साइड को इनहिबिट करता है, एट्रियल रिजिडिटी होता है. एज ए रिजल्ट आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है. हाई इंसुलिन किडनी इनहिबिटर होता है, खास करके ये सोडियम को रिटेन कर लेता है. इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है तो ब्लड प्रेशर होता है. हाई इंसुलिन हाईजैक्स योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ग्रेनिन लेप्टिन का इम्बैलेंस करता है, आपको भूख बहुत ज्यादा लगता है. द मिसिंग लिंक इन आवर फूड प्लेट इज प्रोटीन. तो हमें इसको बहुत ज्यादा खाना है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से पेट भरता है, प्रोटीन से पेट भरता है. प्रॉब्लम इज कार्बोहाइड्रेट खाओगे ज्यादा पेट भरने के लिए तो उसमें शुगर आएगा तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कराएगा. लेकिन प्रोटीन से अगर पेट भरोगे तो आपका इंसुलिन को इतना ज्यादा स्पाइक नहीं करेगा, प्लस आपका पेट भरेगा एंड बहुत अच्छी तरह से भरेगा ताकि आपका ये भूख को मार देता है, बिकॉज इसमें सैटिस्फैक्शन इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट. So these are few examples of your plant-based protein. Tofu हो गया, soybean हो गया, all these seeds हो गया. And then there is milk extracted protein in the form of paneer हो गया, cheese हो गया, whey protein हो गया. And then of course there are non-veg source of protein which we all know. Then fat, replaced your refined oil, खास करके hydrogenated oil जो आपका बहुत ज्यादा ट्रांसफैट होता है, which are damaging. हाई ओमेगा 6 होता है उसमें, those are very very damaging for our heart health, brain health and cellular health. तो उसको हमें वो स्विच करना है with the healthy fat in terms of either saturated fat और unsaturated है तो more of mono unsaturated which is fish से आता है, ये सारे नट से आता है और ये सारे आपका saturated fat हो गया. Coming to the food which we need to reduce are these addictive carbohydrates and of course this मीठा वाला.